नमस्कार दोस्तों, माइंड प्रेप स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस गहन चर्चा में हमारा मिशन बहुत ही साफ है। हम भारतीय संविधान के भाग 4 को पूरी तरह डिकोड करने वाले हैं। हाँ, और भाग 4 का मतलब है राज्य के नीति निदेशक तत्व, जिन्हें आम बोलचाल में हम डीपीएसपी कह देते हैं। बिल्कुल। तो आज हम पूरी तरह से जीके फैक्ट्स पर फोकस करेंगे और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक हर एक अनुच्छेद को एक एक करके समझेंगे। सही कहा। और शुरुआत एकदम बेसिक फैक्ट से करते हैं। ये जो डीपीएसपी का कॉन्सेप्ट है ना, ये हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। आयरलैंड से? अच्छा। हाँ। और इसका मुख्य उद्देश्य देश में एक जन कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर स्टेट बनाना है। मतलब सिर्फ राजनीतिक आजादी काफी नहीं थी, हमें सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र भी चाहिए था। तो मतलब ये सरकार के लिए एक गाइडिंग लाइट या कह लें एक चेकलिस्ट की तरह काम करती हैं कि एक आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए। एकदम सही। लेकिन इस विषय पर संविधान विशेषज्ञों के काफी अलग-अलग विचार रहे हैं, है ना? बहुत ज्यादा अलग विचार रहे हैं और परीक्षाओं में ये सीधे कथन या कोट्स के रूप में पूछे जाते हैं। जैसे डॉक्टर बीआर अम्बेडकर ने इसे 1935 के भारत शासन अधिनियम के अनुदेशों या इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन के समान बताया था। इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ओके। हाँ, उनका मानना था कि ये आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। पर वहीं दूसरी तरफ केटी शाह के एक बहुत ही प्रसिद्ध टिप्पणी है। क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने डीपीएसपी को एक ऐसा चेक बताया जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया गया है। अरे वाह, मतलब चेक दे दिया पर पैसे कब निकलेंगे ये बैंक की मर्जी। बिल्कुल। और टीटी कृष्णमाचारी ने तो इसे भावनाओं का कूड़ा घर यानी डस्टबिन ऑफ सेंटिमेंट्स तक कह दिया था। डस्टबिन ऑफ सेंटिमेंट्स, ये तो काफी कठोर आलोचना हो गई। हाँ, और आइवर जेनिंग्स ने भी इसे सिर्फ पुण्य आकांक्षाएं या पायस एस्पिरेशंस कहा। उनका ये भी मानना था कि भारतीय संविधान का ये भाग भारत में फेबियन समाजवाद की ही स्थापना करता है। फेबियन समाजवाद मतलब वो जो क्रांति के बजाय धीरे धीरे बदलाव लाता है, राइट? एकदम सही। हालांकि ग्रेनविल ऑस्टिन ने इसे बहुत पॉजिटिव तरीके से देखा। उन्होंने नीति निर्देशक तत्वों और मूल अधिकारों को संविधान की मूल आत्मा कहा और इन्हें सामाजिक क्रांति के वाहक बताया। तो जब इतने बड़े बड़े विद्वान इसे बैंक की मर्जी का चेक या भावनाओं का कूड़ा घर कह रहे हैं, तो इसका असली कानूनी वजूद क्या है? यही सवाल हमें अनुच्छेद 36 और 37 की तरफ ले जाता है। देखिए, अनुच्छेद 36 तो बस राज्य की परिभाषा देता है, वही सेम परिभाषा जो भाग 3 के अनुच्छेद 12 में है, यानी केंद्र सरकार, राज्य सरकारें और स्थानीय निकाय वगैरह। हाँ, लेकिन जो असली पेंच है वो अनुच्छेद 37 में फंसा है। ये एक बहुत बड़ा जीके फैक्ट है कि ये तत्व न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय या इन्फोर्सेबल नहीं है। मतलब अगर सरकार इन्हें लागू ना करे तो हम सीधे कोर्ट नहीं जा सकते? बिल्कुल नहीं जा सकते। पर इसी अनुच्छेद 37 में आगे लिखा है कि देश के शासन में ये मूलभूत हैं और कानून बनाते समय इन्हें लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। अच्छा, तो ये कुछ न्यू ईयर रेजोल्यूशन की तरह हो गया। वो कैसे? मतलब फिट रहना हमारा कर्तव्य है, लेकिन अगर हम जिम नहीं गए तो पुलिस आके हमें गिरफ्तार नहीं करेगी क्योंकि ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। हाँ, ये एनालॉजी बिल्कुल सटीक है। उस वक्त देश के पास इतने संसाधन नहीं थे कि हर चीज की कानूनी गारंटी दी जा सके। समझ गया। तो अब ये देखते हैं कि रेजोल्यूशंस आखिर हैं क्या-क्या जो सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात करते हैं। शुरुआत अनुच्छेद 38 से करते हैं। तो अनुच्छेद 38 लोक कल्याण की अभिवृद्धि की बात करता है। इसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करने को कहा गया है। राइट। और हाँ, इसमें एक सब क्लॉज है 38(2 जो आय की असमानता को कम करने की बात करता है। इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा जोड़ा गया था। ओके। और इसके बाद आता है अनुच्छेद 39 जो काफी बड़ा है। इसमें समानता के कई बिंदु हैं। जैसे 39A में सभी के लिए आजीविका की बात कही गई है। बिल्कुल। और 39B कहता है कि भौतिक संसाधनों का सामूहिक हित में समान वितरण हो। फिर 39C धन के संकेंद्रण या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ पर रोक लगाता है। ये बी और सी तो बहुत पावरफुल है ना। मैंने कहीं पढ़ा था कि इन्हें मूल अधिकारों पर भी तरजीह दी जा सकती है। हाँ, ये इतने ताकतवर हैं कि अनुच्छेद 14 और 19 पर भी इन्हें प्राथमिकता दी गई है। इसके अलावा 39D है समान कार्य के लिए समान वेतन। वो रणधीर सिंह बनाम भारत संघ 1982 वाला केस। एकदम सही याद दिलाया। फिर 39E है श्रमिकों और बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा और 39F
बच्चों के स्वतंत्र और गरिमा में विकास का अवसर देता है। इसे शायद किसी संशोधन से जोड़ा गया था, है ना? हाँ, इसे 42वें संशोधन 1976 से जोड़ा गया था। ओके, और इसी संशोधन से एक और बहुत जरूरी अनुच्छेद जुड़ा था, 39A। हाँ, 39A, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। इसी आधार पर 1987 में नालसा यानी राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण बना था, ताकि कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी मदद मिल सके। क्या बात है। अब न्याय की बात तो हो गई, अब थोड़ा जमीनी स्तर और गांव की तरफ चलते हैं, जहां गांधी जी का भारत बसता है। हाँ, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है अनुच्छेद 40, ग्राम पंचायतों का संगठन, जो बाद में 73वें और 74वें संशोधन से जमीनी हकीकत बन गया। बिल्कुल। और फिर अनुच्छेद 41 आता है, जो कुछ दशाओं में जैसे बेरोजगारी, बुढ़ापा या बीमारी में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार देता है। मतलब आज जो हम मनरेगा या वृद्धावस्था पेंशन जैसी योजनाएं देखते हैं, वो कहीं ना कहीं इसी अनुच्छेद 41 से ही प्रेरित है। 100%। और जब लोग काम करेंगे तो काम की दशाएं भी तो अच्छी होनी चाहिए ना। यही अनुच्छेद 42 कहता है, काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाएं और प्रसूति सहायता यानी मिटर्निटी रिलीफ। राइट। और अनुच्छेद 43 क्या कहता है फिर? अनुच्छेद 43 कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी या लिविंग वेज सुनिश्चित करने और कुटीर उद्योगों की विकास की बात करता है। ओके, अब यहाँ पर मुझे 2 संशोधनों वाले अनुच्छेद भी याद आ रहे हैं, 43A और 43B। ये परीक्षा के लिए बहुत स्पेशल हैं। बिल्कुल। 43A है उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। इसे 42वें संशोधन 1976 से जोड़ा गया। और 43B? 43B जो सहकारी समितियों या कोऑपरेटिव सोसाइटीज को बढ़ावा देता है, उसे 97वें संशोधन 2011 में जोड़ा गया। 2011 मतलब ये काफी रीसेंट है। अब उस अनुच्छेद की बात करते हैं जिस पर हमेशा न्यूज में गर्मागर्म बहस चलती रहती है, अनुच्छेद 44 यानी समान नागरिक संहिता या UCC। हाँ, ये भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने का निर्देश देता है, पर अभी वर्तमान में ये सिर्फ गोवा में लागू है। अनुच्छेद 45, क्या शिक्षा इसमें है या वो मूल अधिकार में चला गया है? ये बहुत ही कॉमन कंफ्यूजन है। देखिए, 86वें संशोधन 2002 के बाद 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा तो अनुच्छेद 21A में मूल अधिकार बन गई है। तो अनुच्छेद 45 में क्या बचा? अनुच्छेद 45 की भाषा बदल दी गई। अब इसमें 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखभाल और शिक्षा का प्रावधान रह गया है। अच्छा, मतलब आंगनबाड़ी वाला जो सिस्टम है वो अब अनुच्छेद 45 के तहत का है। एकदम सही। अब अनुच्छेद 46 को देखते हैं। ये SC, ST और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और आर्थिक हितों को बढ़ावा देता है। पर यहाँ एक कैच है जो श्रोताओं को याद रखना चाहिए। क्या कैच है? संविधान के इस अनुच्छेद में OBC शब्द का प्रयोग कहीं नहीं किया गया है। अरे मौला, ये तो एक बहुत ही ट्रिकी जीकी फैक्ट है, एग्जाम में फंसा सकता है। बिल्कुल। अब अनुच्छेद 47 पर आते हैं। ये पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य सुधारने की बात करता है। इसी के तहत शराब और मादक पदार्थों पर रोक लगाने का निर्देश भी है। मतलब जो कुछ राज्यों में शराबबंदी है वो अनुच्छेद 47 की ही शक्ति है। हाँ, और अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन के संगठन से जुड़ा है। इसमें गाय, बछड़ों और दुधारू पशुओं की बलि पर रोक लगाने की बात स्पष्ट रूप से कही गई है। राइट। और पर्यावरण के लिए भी तो एक अनुच्छेद है ना इसमें? हाँ, अनुच्छेद 48A, इसे भी 42वें संशोधन 1976 से जोड़ा गया था। ये पर्यावरण का संरक्षण और वन्य जीव की रक्षा सुनिश्चित करता है। चलिए, तो हमने राज्य की सीमाओं के अंदर की बातें तो कर लीं। अब राष्ट्र की धरोहर और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की तरफ चलते हैं। अनुच्छेद 49 क्या कहता है? अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, ऐतिहासिक स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण का निर्देश देता है। और अनुच्छेद 50, ये तो कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण के बारे में है ना, सेपरेशन ऑफ पावर्स। हाँ, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। मतलब इसे ऐसे समझें कि पुलिस, जो कि कार्यपालिका है, वो खुद सजा नहीं सुना सकती। सजा सुनाने के लिए एक स्वतंत्र जज यानी न्यायपालिका होनी चाहिए। बिल्कुल सटीक उदाहरण दिया आपने। और फाइनली इस भाग का आखिरी अनुच्छेद 51, ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि की बात करता है। मतलब भारत की जो विदेश नीति है वो इसी से जुड़ी है। हाँ, भारत की गुटनिरपेक्षता या नॉन अलाइनमेंट की नीति
और पंचशील के जो सिद्धांत हैं वो असल में इसी अनुच्छेद 51 से प्रेरित हैं। क्या बात है। तो ये 36 से 51 तक का पूरा सफर हो गया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक क्विक रिकैप कर लें संशोधनों का। हाँ, ये बहुत जरूरी है। तो 42वां संशोधन 1976, इसने 39F, 39A, 43A और 48A जोड़े। फिर 44वां संशोधन 1978, इसने 38(2) जोड़ा। और 86वां संशोधन 2002, जिससे अनुच्छेद 45 की भाषा बदली गई। और सबसे रीसेंट 97वां संशोधन 2011, जिसने 43B जोड़ा। परफेक्ट। अब एक आखिरी और सबसे क्रिटिकल टॉपिक, न्यायालीन विवाद। जब मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में टक्कर हुई तो जीता कौन? हाँ, ये तो बिल्कुल कोर्टरूम ड्रामा जैसा है। बिल्कुल। इसे क्रोनोलॉजी में समझते हैं। सबसे पहले 1951 में मद्रास राज्य बनाम चंपकम द्वैराजन केस आया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने तय किया कि मूल अधिकार जीतेंगे और डीपीएसपी सिर्फ उनके सहायक रहेंगे। ओके। फिर 1967 में गोलकनाथ वाद हुआ। इसमें कहा गया कि डीपीएसपी को लागू करने के लिए मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता। मतलब मूल अधिकारों को बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया गया। हाँ, पर फिर 1973 में ऐतिहासिक केशवानंद भारती केस आया। इसमें अनुच्छेद 31C को मान्यता दी गई, जिसका मतलब था कि अनुच्छेद 39B और C को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता मिल सकती है। तो फाइनली इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन निकला? हाँ, 1980 के मिनर्वा मिल्स वाद में ये सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारतीय संविधान की नींव मूल अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के बीच संतुलन पर रखी गई है। ये दोनों रथ के दो पहियों की तरह हैं। रथ के दो पहिए, बहुत ही खूबसूरत बात कही। हाँ, बैलेंस होना बहुत जरूरी है। तो श्रोताओं, आज हमने देखा कि संविधान ने सरकार को एक बहुत ही शानदार चेकलिस्ट दी है। भले ही अनुच्छेद 37 कहता है कि आप इन कर्तव्यों को लागू करवाने के लिए कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकते। हाँ, कोई लीगल इन्फोर्समेंट नहीं है। बिल्कुल। लेकिन जरा सोचिए, एक लोकतंत्र में अंतिम कोर्ट तो जनता ही होती है ना? बिल्कुल सही कहा। अगर कोई सरकार अनुच्छेद 38 से 51 तक की इन बातों की अनदेखी करती है, तो क्या हर 5 साल में होने वाले चुनाव इस गैर न्यायोचित हिस्से को सबसे बड़ी न्यायिक प्रक्रिया नहीं बना देते? एकदम सही बात है, ये तो सोचने वाली बात है। तो अगली बार जब वोट डालने जाएं, तो संविधान के भाग 4 को जरूर याद कीजिएगा। आज की इस गहन चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली चर्चा में।